हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन सीएमटीटी क्लास। बच्चों, आज अपन जो है अपने यूनिट 5th जो है हमारा सेकंड पेपर का वो चल रहा है, उसका आज तीसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, उदारीकरण का। बच्चों, उदारीकरण जो है वो क्या है, उससे आप क्या समझते हैं या उसका मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, और जो है उसका जो है वो कौन कौन से जो है वे उद्देश्य हैं या इसका जो है गुण क्या क्या है, तो उसके बारे में जो है वो अपन आज पढ़ेंगे। उसके आलोचनाएं या उसकी जो कमियां हैं वो क्या है। एग्ज़ाम में कई बार उदारीकरण पर जो है पूरा निबंध ही आता है। तो सबसे पहले अपन लेंगे बच्चों कि उदारीकरण का अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है। बच्चों, अगर देखें लोक प्रशासन के संदर्भ में, तो आज लोक प्रशासन को जो है वो व्यक्ति के व्यक्तित्व के बहुमुखी विकास की ओर उसको ध्यान देना पड़ रहा है, और विभिन्न देशों में भी जो नियोजित और व्यवस्थित ढंग से आर्थिक एवं सामाजिक जो विकास है वो हो रहा है। इस विकास और प्रगति को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए, सुचारू रूप से संचालन के लिए तथा इनके मार्ग में जो आने वाली समस्याएं हैं उन समस्याओं से जुड़ने के लिए एक सुदृढ़ लोक प्रशासन का जो है वो होना बहुत ही आवश्यक है। आज अगर जो देखें तो आज का जो युग है वर्तमान का, वो उदारीकरण का युग है, और ऐसे में लोक प्रशासन का जो अध्ययन है वो राज्य के विकास के लिए करना बहुत ही आवश्यक है। बच्चों, उदारीकरण का अगर अभिप्राय मैं बताऊं आपको कि उदारीकरण कैसे जो है वो क्या तात्पर्य है, तो बच्चों उदारीकरण का जो तात्पर्य है या उसका जो मीनिंग है वो उन प्रयासों से लिया जा सकता है जिसके द्वारा किसी देश की आर्थिक नीतियाँ, कानून और नियम तथा प्रशासनिक नियंत्रण एवं प्रक्रियाओं को देश के तीव्र आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया जाता है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय दिशा जो है वो प्रदान कर उसे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाया जा सके। तो उदारीकरण का जो तात्पर्य है बच्चों वो इससे लिया जाता है, या इसका जो तात्पर्य है वो यह है। दूसरे शब्दों में अगर मैं आपको इसका अर्थ बताऊं या समझाऊं तो वो यह है कि नियमों व प्रतिबंधों में जो भी नियम है सरकार के, उनके नियम आर्थिक क्षेत्र के संबंध में, और जो प्रतिबंध है उन प्रतिबंधों में जो है वो ढील देने या उदारता बरतने से लिया जाता है। यानी उदारीकरण का जो अर्थ है वो आर्थिक जो क्षेत्र है उसमें सरकार के जो नियम और प्रतिबंध जो बनाए गए हैं उन नियमों और प्रतिबंधों में छूट देने यानी ढील देने या उसमें उदारता जो है वो बरतने से जो है लगाया जाता है। जब सरकार अपनी औद्योगिक नीतियाँ, श्रम नीतियाँ, आयात और निर्यात की नीतियाँ और कर नीतियाँ आदि के माध्यम से बच्चों अर्थव्यवस्था के जो विभिन्न क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में वो विनियोग, उत्पादन तथा वितरण में प्रतिबंधों को हटाती है, तो इसे ही उदारीकरण की जो नीति है सरकार की वो कहा जाता है। यानी उदारीकरण की जो नीति है या उदारीकरण की जो पॉलिसी है सरकार की वो क्या है कि जब सरकार इन औद्योगिक नीतियों के बारे में, श्रम नीतियों के बारे में, अपने आयात निर्यात जो करते एक देश दूसरे देश में जो आयात निर्यात की जो उनकी पॉलिसी जो बनाई जाती है, टैक्स की जो नीतियाँ बनाई जाती है, उस पर जो भी मटेरियल आता है, जो भी जो चीज़ें मंगाई जाती है उन पे जो टैक्स लगाया जाता है उसके बारे में जो भी नीतियाँ, इन सभी के संबंध में या विभिन्न क्षेत्रों में जो विनियोग है या उत्पादन और वितरण जो के जो प्रतिबंध है, इन प्रतिबंधों को अगर वो हटा देती है तो उसे की ही जो है उदारीकरण की नीति कहा जाता है। बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि उदारीकरण जो है ये उन प्रयासों से लिया जाता है जिनके की द्वारा किसी भी देश की जो आर्थिक नीतियाँ हैं और उनके नियमों, प्रशासकीय नियंत्रणों और प्रक्रियाओं को
देश के तीव्र आर्थिक विकास के अनुरूप बनाया जाता है, ताकि देश की अर्थव्यवस्था को अंतर्राष्ट्रीय दिशा प्रदान कर उसे विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाया जा सके। तो ये है उदारीकरण का अर्थ और उसका जो है मीनिंग। अब इसकी जो परिभाषा है वो प्रोफेसर मधु दंडवते वो ये कहते हैं देते हुए कि आर्थिक जो व्यवस्था है, इस आर्थिक व्यवस्था को उसकी लोचहीनताओं तथा नौकरशाही के उन स्वेच्छाचारी नियंत्रणों एवं प्रक्रियाओं से मुक्ति प्रदान की जाती है जो विलंब, भ्रष्टाचार एवं अकुशलता को जन्म देती है तथा उत्पादन को घटाती है। तो ये जो है बताया है प्रोफेसर मधु दंडवते ने। वहीं एल.डी. वाइट वो ये कहते हैं कि लोक प्रशासन में वो सभी कार्य आते हैं जिनका उद्देश्य सार्वजनिक नीतियों को पूरा करना या लागू करना होता है। तो ये जो है इसका अर्थ या इसकी परिभाषा जो है वो देते हैं। अब अपन लेंगे उसके उदारीकरण के उद्देश्य क्या है, उसका क्या जो है एम है उदारीकरण का। अब अपन लेंगे इसके उद्देश्य बच्चों। तो उदारीकरण का जो उद्देश्य है वो यह है कि बच्चों कि सबसे पहला इसका एम होता है वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना। जो भी वस्तुएं हैं, जो भी सेवाएं हैं, उन सेवाओं की जो गुणवत्ता है उसमें सुधार करना इसका प्रमुख जो है वो उद्देश्य होता है। दूसरा उद्देश्य रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना। तीसरा उद्देश्य इसका घरेलू उत्पादन प्रणाली में सुधार करना। जो भी अपना देश की जो भी उत्पादन प्रणाली है जिस देश में की जाती है तो उसमें जो है सुधार करना। और उत्पादन की जो क्षमता है उसमें विकास करना, यानी अपने जो देश में यानी घरेलू जो उत्पादन का जो सिस्टम है उस सिस्टम में और उसकी क्षमता में जो है उत्पादन में विकास करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। नेक्स्ट इसका उद्देश्य है चौथा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता है उसमें शामिल करना। यानी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर है, इंटरनेशनल जो लेवल पर जो भी प्रतिस्पर्धा है उसमें जो है अपना जो है उस उत्पादन को शामिल करना। नेक्स्ट उद्देश्य विदेशी निवेश को प्रोत्साहन मिलना। तो ये है इसका उद्देश्य। अब अपन जो है वो लेंगे इसके गुण और दोष कि उदारीकरण के क्या गुण हैं और क्या दोष हैं। तो बच्चों सबसे पहले अपन इनके गुणों के बारे में चर्चा करते हैं कि उदारीकरण का जो सबसे प्रमुख गुण होता है वो होता है कि उदारीकरण से बच्चों क्या होता है, निजीकरण जो है उसको प्रोत्साहन मिलता है। तो ये इसका गुण है कि इससे निजीकरण को प्रोत्साहन मिलता है और विभिन्न नियमों प्रणालियों में सरलता जो है वो आने से निजी जो उद्योग हैं या उद्यम जो हैं उसको आगे आने के अवसर जो हैं वो प्राप्त होते हैं। दूसरा इसका गुण है बच्चों विभिन्न जो व्यवसाय है, बिजनेस जो है अलग अलग, उसको आपसी प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए एक अच्छी क्वालिटी का ध्यान जो है वो रखना पड़ता है। यानी प्रतिस्पर्धा में बनने के लिए जो विभिन्न भी उद्योग हैं या बिजनेसमैन हैं उनको जो है वो अपनी अच्छी क्वालिटी की ओर ध्यान देना पड़ता है, क्योंकि जो है ये जो है तभी वो प्रतिस्पर्धा में आगे आ सकेंगे। दूसरा इसका गुण होता है कि उदारीकरण से नई प्रौद्योगिकी और तकनीकी का देश में आयात जो है वो सरल हो जाता है। यानी इससे नई जो प्रौद्योगिकी है, जो तकनीकी है, उसका जो है देश में जो है अपने देश में आयात जो होता है वो आसान हो जाता है। और विभिन्न जो उद्यमी हैं वो पूरे विश्व में श्रेष्ठ औद्योगिकी जो है उनको प्रयोग करते हैं। जो श्रेष्ठ अच्छे प्रौद्योगिकी होते हैं उनको वो यूज़ करते हैं। चौथा जो इसका गुण है वो बच्चों वो यह है कि उदारीकरण से विभिन्न जो सरकारी उद्यम होते हैं उसके प्रबंध तंत्र को अपनी कार्य कुशलता के प्रति सावधान रहना पड़ता है। नेक्स्ट इसका गुण है कि उदारीकरण से लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें गुणात्मक
वृद्धि होती है। नेक्स्ट इसका गुण है बच्चों उसके बाद कि उदारीकरण के द्वारा देश को जो है या देश की अर्थव्यवस्था जो है उसका भूमंडलीकरण हो जाता है। पूरे देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका उदारीकरण के द्वारा भूमंडलीकरण हो जाता है। फिर नेक्स्ट इसका गुण होता है बच्चों कि इससे अनावश्यक एवं जो कठोर नीतियां हैं वह जो नियम हैं उनको हटाया जाता है। यानी उदारीकरण के द्वारा अनावश्यक जो कठोर नीतियां आर्थिक क्षेत्र के संदर्भ में बनाई गई है, जो नियम बनाए गए हैं उनको हटाया दिया जाता है। नेक्स्ट इसका गुण है बच्चों उदारीकरण की प्रवृत्ति से जो है या इसको अपनाने से जो है वो रोजगार के जो अवसर हैं उन अवसरों में बढ़ोतरी होती है और ये बढ़ती हुई जो बेरोजगारी है आज उस पर भी जो है वो इसके द्वारा काबू पाया जा सकता है। नेक्स्ट इसका गुण है बच्चों उदारीकरण के फलस्वरूप अगर अपन देखें तो देश में जो है औद्योगिक पूंजीपति तथा उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन में बहुत वृद्धि होगी। क्योंकि इसी से जो है वो मुद्रा का जो प्रसार है उसका नियंत्रण करने में बहुत ही सहायता मिलती है। नेक्स्ट इसका गुण होता है उदारीकरण की नीतियों से प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक जो वातावरण है उसका विकास होता है और विदेशी ऋण भार में कमी आती है और इससे जो है उदारीकरण की जो नीति है इसको अपनाने से बच्चों देश में पूंजी निवेश में भारी वृद्धि हो जाएगी या होती है। विकास दर जो है वो किसी भी देश की प्रगति का बच्चों मापदंड होता है। यानी किसी भी देश की जो विकास दर है वो किसी भी देश की प्रगति का एक मापदंड होता है और इस कारण से उदारीकरण की जो विकास दर होती है वो भी बढ़ती है। बच्चों विदेशी जो मुद्रा भंडार है विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि होगी उदारीकरण को अपनाने से और विदेशी ऋण भार में जो है वो भी कमी आएगी। बच्चों अगर देखें तो हम उदारीकरण के फलस्वरूप जो है वो लंबी अवधि में महंगाई पर अंकुश लगेगा। यानी जो है लंबी अवधि तक जो महंगाई है उस पर भी इसके अपनाने से अंकुश लगा है। उद्योग के बड़े बड़े हिस्से से लाइसेंस व उत्पादन क्षमता पर प्रतिबंध हट जाने से उत्पादन में वृद्धि होगी और पूर्ति जो होगी वो बढ़ जाएगी। बच्चों तो ये है उदारीकरण के जो है वो गुण। अब अपन लेंगे इसके दोष या इसकी आलोचना कि उदारीकरण की जो है वो अपनाने से क्या क्या जो है वो हमारे जो है उचित है या नहीं, या कुछ जो लोग हैं लोग प्रशासनिक जो है वो उन्होंने उसकी आलोचना की है कि ये उचित नहीं है, इसमें कुछ कमियां हैं। सबसे पहला इसका दोष है बच्चों कि जो इसके आलोचकों का ये कहना है कि उदारीकरण अपनाने से उदारीकरण की जो नीति है वो अपनाने से विदेशी उद्योगों से जो प्रतिस्पर्धा है बड़ी है उस प्रतिस्पर्धा के कारण जो स्वदेशी उद्योग है हमारे खुद के देश के जो उद्योग हैं उस पर संकट आ गया और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से देश की संप्रभुता को जो है वो खतरा बढ़ेगा तथा स्वदेशी व स्वावलंबन की जो भावना है उसको धक्का पहुंचेगा। तो ये इसका जो है प्रमुख दोष है। वहीं इसका दूसरा दोष जो है या दूसरी आलोचना जो है वो यह कहकर की गई कि उदारीकरण से विदेशी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो भारतीय अर्थव्यवस्था पर अपना वर्चस्व जो है वो स्थापित करके शोषण कर रही है, जिसके के लिए राजनीतिक जो भ्रष्टाचार है उसको बढ़ावा मिलता है और राष्ट्रीय जो हित है उसकी बलि दे दी जाती है। हमारा देश का हित किस में है, राष्ट्र का हित किस में, उसकी जो है वो बलि दे दी जाती है। यानी वो जो है कहीं भी उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। विदेशी जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो हमारे भारत की जो अर्थव्यवस्था है उस पर अपना जो है आधिपत्य या वर्चस्व स्थापित करती है और उसका शोषण कर रही है। तो ये कह करके उन्होंने उसकी आलोचना की और कहा कि इससे राजनीतिक जो भ्रष्टाचार है उसको बढ़ावा मिल रहा है। वहीं कुछ आलोचक ये कहते हैं कि इसी
के तहत, उदारीकरण की जो नीति है, इसी के तहत आमंत्रित जो बहुराष्ट्रीय निगम है, जिनको आमंत्रित किया गया है बहुराष्ट्रीय कंपनियों को, तो वो निगम और जो कंपनियां हैं वो अपने विशाल साधनों, बहुत बड़े बड़े उनके पास सोर्स होते हैं और महंगे भ्रमात्मक विज्ञापनों के द्वारा जो है वो अपने देश के उद्योगों के लिए कट्टर प्रतिस्पर्धा जो उत्पन्न करते हैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट देते हैं, महंगे महंगे, बहुत बड़े उनके पास, बहुत विशाल बड़े व्यापक रूप में उनके पास बहुत अपने उद्योगों के लिए सोर्स होते हैं, साधन होते हैं उद्योगों को है वो बढ़ाने के लिए, उसके एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। तो उससे क्या होता है कि देश की जो अपनी आवश्यकता पूर्ति है उसके लिए इन निगमों पर निर्भर हो जाता है। देश जो है होता है तो वो देश जो होगा वो क्या होगा, उसकी अपनी ज़रूरत के लिए वो उन कंपनियों, उन बहुराष्ट्रीय जो कंपनियां या निगम है उस पर वो डिपेंड हो जाता है, जो देश की आत्मनिर्भरता और सुरक्षा दोनों के लिए क्या होगा, खतरा जो है वो पैदा हो जाएगा। तो ये कहकर उन्होंने उसकी आलोचना की है। नेक्स्ट बच्चों, अगर इसका जो दोष है वो ये है कि उदारीकरण से सार्वजनिक जो क्षेत्र है उसका हतोत्साहन मिलना है और उदारीकरण से औद्योगिक क्षेत्र में कठोर प्रतिस्पर्धा बढ़ी है तथा इस नीति से निर्यात में वृद्धि नहीं हुई है। और इसकी यह कहकर भी आलोचना हो रही है बच्चों कि उदारीकरण से हर एक क्षेत्र में विदेशी जो सहायता है उसके द्वारा तकनीकी जो ज्ञान है उसका प्रयोग होने से क्या होता है कि वो जो संबंधित देश है उस संबंधित देश की जो तकनीकी ज्ञान है उसको बहुत ही कम प्रोत्साहन मिलता है तथा देश के जो उद्यम हैं उन उद्यमों का जो है हतोत्साहन ही होता है। और उदारीकरण के तहत ही बच्चों आयात पर से मात्रात्मक प्रतिबंध हटाने का प्रत्यक्ष असर जो है वो लघु और कुटीर जो उद्योग हैं उन कुटीर उद्योगों पर पड़ रहा है। और वहीं इसकी यह भी कहकर आलोचना होती है कि क्षेत्रीय जो विषमता है वो तो पहले से ही कहीं अधिक बढ़ी है, यानी जो भी क्षेत्र, हर क्षेत्र की जो विषमता है यानी भिन्नता है उनमें अंतर जो है वो बहुत ही बड़ा है और अन्य जो पिछड़े प्रदेश हैं उनकी तुलना में औद्योगिक दृष्टि से विकसित जो प्रदेश हैं वो और भी अधिक बड़े हैं। तथा इसकी यह भी कहकर आलोचना होती है उदारीकरण की कि उदारीकरण से राष्ट्रीय आय के वितरण में भी अधिक असमानता बढ़ी है और उन बड़े व्यापारिक जो घराने और जो समृद्ध व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों की समृद्धि बढ़ी जो विदेशी कंपनियों से जुड़े हैं। बच्चों, इसका यह भी कहकर आलोचना की गई है आलोचकों ने कि उदारीकरण का अधिक फ़ायदा जो है वो किसको मिला है, विकसित राष्ट्रों को। यानी आलोचकों का कहना है कि इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो विकसित राष्ट्रों को मिला है और उदारीकरण से जो है वो भीम का यानी बहुत बड़े बड़े जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो भारतीय परंपरागत जो उद्योग हैं भारत के, उन परंपरागत उद्योग धंधों को जो है वो क्या है निगलती जा रही है, यानी उन्हें ख़त्म करती जा रही है, उन्हें जो है मिला जाए, जिससे कि देश की क्या है आर्थिक व्यवस्था एवं स्वदेशी जो उद्योग है उसको आहत होते जा रहे हैं। यानी देश की, हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था है उसके जो हमारे देश के खुद के स्वदेशी उद्योग हैं वो क्या हैं आहत होते जा रहे हैं, यानी वो जो है कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहे हैं। उनमें जो है ये ऐसी जो है कि हमारा जो है कुछ है ही नहीं, उनका अपना इम्पोर्टेंस जो है वो ख़त्म होती जा रही है। बच्चों, इससे क्या हो रहा है उदारीकरण से कि देश में प्रतिस्पर्धा तो बढ़ ही रही है, इससे बढ़ावा ही मिलेगा प्रतिस्पर्धा का और अनेक सक्षम जो उद्योग हैं वो बंद हो जाएंगे और जिससे क्या बढ़े होगी बेरोज़गारी जो है वो बढ़ेगी। तो इससे जो है बेरोज़गारी में बहुत वृद्धि होगी और प्रत्यक्ष देश में जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है उसमें भी वृद्धि होगी, जिसमें हस्तक्षेप की संभावना है वो बढ़ेगी। साथ ही जो है इस नीति से या इस पॉलिसी से जो है उदारीकरण के साथ बच्चों निजीकरण पर भी जोर दिया गया, लेकिन मजदूर संघों के द्वारा निजीकरण का तीव्र विरोध किए जाने की संभावना। मजदूर जो वर्ग है, लेबर जो है वो निजीकरण का विरोध करेगा, क्योंकि हर जगह अगर निजीकरण हो जाएगा तो जो है मजदूर जो संघ है उनको बहुत ही नुकसान होता है इससे, इसलिए वो उसका विरोध करते हैं। तो ये है उदारीकरण के गुण और दोष। इसका कि प्रभाव जो है वो कि लोक प्रशासन पर जो है वो उदारीकरण की नीति अपनाने से उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। सबसे पहला जो है बच्चों ये कह सकते हैं कि आज प्रशासन के
जो है एक उपकरण के रूप में लोक प्रशासन का जो महत्व है वो लगातार उसका बढ़ता जा रहा है और विकास और परिवर्तन के एक उपकरण के रूप में ही जो है लोक प्रशासन को एक अति महत्वपूर्ण भूमिका बच्चों निभानी है। क्योंकि किसी भी देश का जो प्रशासन होता है वो प्रशासन वहाँ की जनता की बुद्धिमत्ता का, विवेकशीलता का दर्पण होता है, जिससे उस गुण, इच्छा और आकांक्षाएं जो होती है उनकी वो शामिल होती है। बच्चों, तीसरा इसका प्रभाव यह है कि कल्याणकारी जो कार्य है, लोक कल्याणकारी जो कार्य होते हैं, काम होते हैं, वो लोक प्रशासन की प्रकृति पर ही निर्भर करता है कि वहाँ का जो है वो नेचर कैसा है। और आज के राज्य जो है वो क्या हो गए हैं, प्रशासकीय राज्य हो गए हैं। इस कारण से इस युग में भी जो है लोक प्रशासन का महत्व जो है वो बहुत ही बढ़ता जा रहा है। बच्चों, नेक्स्ट मैं ये बताऊंगी आपको कि आज अध्ययन के विषय के रूप में, आज वर्तमान समय में लोक प्रशासन जो है वो एक अध्ययन विषय के रूप में उसका जो महत्व है ये बहुत ही बढ़ता जा रहा है। जन जीवन में इसका महत्व बढ़ता जा रहा है। सरकार की सफलता या असफलता जो है वो लोक प्रशासन के क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। अतः जो है एक सब्जेक्ट के रूप में इसका अध्ययन करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। बच्चों, राज्य के कार्य हैं वो सफल संचालन के लिए कुशल प्रशासनिक अधिकारियों का सहयोग भी लोक प्रशासन की सफलता पर ही निर्भर करता है, जो आज उदारीकरण के दौर में संभव है। तो बच्चों, हम ये कह सकते हैं कि उदारीकरण के दौर में भी लोक प्रशासन का महत्व, उसकी भूमिका जो है वो आज कम नहीं हुई है, बल्कि इसने जो है वो अपने उत्तरदायित्वों को पहचाना है। तो लोक प्रशासन का जो है वो कहें कि उदारीकरण के द्वारा जो है वो आज, या उदारीकरण के प्रभाव से जो है वो सरकारी कार्यों में वृद्धि, विशेषीकरण और उनकी जटिलता के कारण संगठनात्मक व्यवस्थाओं में नए नए परिवर्तन हो रहे हैं। तेज़ी से बदलती हुई सामाजिक परिस्थितियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार जो है वो भी नवीन नए जो संगठनात्मक ढांचे हैं उनके लिए उत्सुक है, जो विशेष परिस्थितियों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। बच्चों, सरकार के जो संगठनात्मक विकास और संरचनात्मक प्रयोग है उसी के लिए लोक प्रशासन की जो उपयोगिता है वो पहले से भी कहीं अधिक आज बढ़ गई है। और ये कह सकते हैं कि आज आधुनिक राज्य में प्रशासन की भूमिका इतनी महत्वपूर्ण हो गई है बच्चों कि अगर प्रशासन अपना काम सुचारू रूप से संपादित ना करे या बंद कर दे तो पूरा समाज जो है पूरा वो बालू की दीवार की भांति ढह जाएगा। तो इस तरह से जो है इसका बहुत ही जो है महत्व है, इसका जो है बहुत ही इफ़ेक्ट है।